जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले चैप्टर में बताने का काम, पहली वीडियो में बताने का काम किया था, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग अर्धसूत्री विभाजन की ओर चलने का काम कर रहे थे। अब हम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बहुत बढ़िया से डिटेल में पढ़ने का काम करेंगे। हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं बार बार हर वीडियो में यह कहने का काम करता हूँ कि कृपया करके आप अपनी पिछली वीडियो, मेरी पिछली वीडियो है, उनको देख लिया करें समझिए। अर्धसूत्री विभाजन, यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीवों तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। ये इस लाइन को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का काम करेंगे। एक बार और पढ़ेंगे इसको बढ़िया तरीके से, समझिए क्या कहने का काम कर रहे हैं। यह विभाजन जो होता है वो जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव तथा प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीवों तथा प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन कहीं ना कहीं हम कल भी पढ़ चुके थे, यानी पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। आज जिन विद्यार्थियों ने ना देखी कृपया करके पिछली वीडियो जरूर देखें। इसके बाद बात करेंगे हम समसूत्री विभाजन की। समसूत्री विभाजन क्या होता है, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम देने का काम करेंगे। आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। यह विभाजन कायिक कोशिका यानी सोमेटिक सेल में होता है। सोमेटिक सेल में होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको महत्वपूर्ण लिखने का काम करूंगा मैं भैया जी। आप लोगों को बता दूं, उसी क्वेश्चन पे अंडरलाइन करता हूं जो आता है एग्जामिनर को जो फेवरेट क्वेश्चन होता है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ होता है, उसी को मैं हाईलाइट करता हूं। समझिए थोड़ा सा। समसूत्री विभाजन, यह विभाजन कायिक कोशिका में सोमेट्रिक सेल में होता है। किसमें होता है, कहना सर जी, सोमेट्रिक सेल में होता है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसका जननन कोशिका, ओवम और स्पर्म। ये ओवम और स्पर्म लिखा हुआ है। ओवम स्पर्म को छोड़कर पूरे शरीर में काटीय कोशिका का बना होता है। अब ओवम और स्पर्म के बारे में थोड़ा सा अंत तक मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से ज्ञान देने का काम कर रहा हूँ। ये वीडियो बहुत नॉलेज वाली होगी। आप लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया करके बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझिएगा। जो जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका ओवम स्पर्म को छोड़कर पूरे शरीर में काइटीय कोशिका का बना होता है। इसमें मदर सेल टूटकर दो डॉटर सेल का निर्माण करने का काम करता है। मदर सेल और डॉटर सेल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताने का काम किया है। समझिए, दोनों ही आप समझिएगा। जो डॉटर सेल होता है, समझो थोड़ा सा, दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहते हैं। किस में रहते हैं, समान संख्याओं में रहने का काम करते हैं। दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहने का काम करते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहने का काम कर रहे होंगे हम। थोड़ा सा समझना, दोनों ही जो डॉटर सेल होती है उसमें क्रोमोसोमों की संख्या समान होती है, इसको समसूत्री विभाजन कहने का काम करते हैं। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आपसे यह क्वेश्चन किया जाता है कि समसूत्री विभाजन है, यह कितने प्रकार का होता है। तो यह कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। जो महत्वपूर्ण है मैं वही लिखवाऊंगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि मैं एनसीईआरटी का पैटर्न बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा हूँ। समझे थोड़ा सा। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। कोशिका में होने वाली टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। जो कोशिका, बहुत महत्वपूर्ण लिखेंगे इसके बारे में, एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है भैया जी। जो कोशिका में होने वाली टूट फूट का भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। यह क्वेश्चन आया था, एग्जामिनर ने किया था कि बताइए कोशिका में होने वाली टूट फूट की भरपाई कौन करता है। तो उसमें ऑप्शन दिए थे आपके, समसूत्री विभाजन, दूसरी विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन तथा अनुसूत्री विभाजन देने का काम किया था। तो आपका ऑप्शन होगा समसूत्री विभाजन। कोशिका में होने वाली टूट फूट की भरपाई कौन करता है, समसूत्री विभाजन करता है। इसके बाद छिपकली हुआ, चूहा हुआ, चूहे की जो पूंछ हुई, समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा ही निकल आती है, यानी दोबारा निकलने का काम करती है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी छिपकली का बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण लेंगे इसके बारे में। छिपकली की देखा होगा कभी कभी पूंछ कट जाती है, तो कहीं ना कहीं वह कुछ समय पश्चात वापस आ जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी छिपकली की आपने पूंछ पकड़ी है तो वह पूंछ छोड़ के और वह निकल जाती है, क्योंकि उसको पता है कि समसूत्री विभाजन द्वारा यह पूंछ दोबारा आने का काम करेगी। इसके बाद आगे बात करते हैं
अर्धसूत्री विभाजन, यह विभाजन जो होता है केवल जनन कोशिका, ओवम और स्पर्म में होता है। ओवम और स्पर्म में होता है। किसमें होता है? ओवम और स्पर्म। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है? कहना जनन कोशिकाओं में होता है, जिसका नाम ओवम और स्पर्म होता है। क्या होता है भैया जी? ओवम और स्पर्म होने का काम करता है। इसमें क्रोमोसोमों की संख्या घटकर आधी हो जाती है। किसमें क्रोमोसोमों की संख्या घटकर आधी हो जाती है? कहना हमारे सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझाने का काम किया था, कि बताया था जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें क्रोमोसोमों की संख्या, अर्धसूत्री जो विभाजन होता है उसमें क्रोमोसोमों की संख्या घटकर आधी हो जाती है। इसमें मात्र कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। एक मात्र कोशिका होगी, एक कोशिका होगी, वह 4 कोशिकाओं में बढ़ने का काम करेगी। इस प्रकार आगे इसमें क्रॉसिंग ओवर है। समझिए, इसको मैं अभी बताऊंगा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। मैं बता चुका हूं आपको ओवम को स्पर्म के बारे में बताना है और इसको क्रॉसिंग के बारे में बताना है कि घटना होती है किस प्रकार होती है। मैं आपको आगे समझाने का काम करूंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा आप लोग। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझना, इसको मैं बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। समझिए, देखिए विद्यार्थियों, आप लोगों से मैं यही बार बार कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा चीजों को लेके चलिएगा, क्योंकि देखो आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, कोई भी टीचर ऐसा होगा नहीं जो आपको भूल कर पिला दे। कोई भी टीचर नहीं होगा। आपको कोई भी क्लास में थोड़ा सा ले कि बायोलॉजी का ये सूत्र है और इसको भूल कर बढ़िया आराम तरीके से लीजिए और सब कुछ आ जाएगा, तो ऐसा होने वाला है नहीं। तो आपको मैं बहुत बढ़िया तरीके से, बस इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कोई बढ़िया तरीके से आपको डिटेल से पढ़ाने का काम कर रहा होगा यूट्यूब पर, क्योंकि जितने भी आपको लोग देखने को मिलते हैं जो क्या करते हैं, वो आपको 10 आपका ही घंटा खराब करते हैं, 15 मिनट क्वेश्चन MCQ पढ़ा देते हैं, हाँ, और MCQ में आपको 1 घंटा खराब कर देते हैं और आप लोग सोचते हैं बहुत कुछ आ गया, परंतु उसमें से अब आप समझिए यार कितना बड़ा सिलेबस है। इतने बड़े सिलेबस में 15 क्वेश्चन की क्या वैल्यू, कोई मतलब ही नहीं बैठता ना। समझिएगा थोड़ा सा। देखिए क्रॉसिंग किस प्रकार होती है, पहले तो इसके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए पहले हम ओवम स्पर्म के बारे में बात करेंगे, जिससे कि बहुत बेहतरीन तरीके से हमें डिटेल समझ में आ जाए। ये होती है ओवम। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं जी? कि ना सर जी ने बताया था, इसको क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। इसके बाद इसको स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। ओवम बोलते हैं, इसको स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। आप समझिए ओवम का काम मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिटेल में बताने के लिए बढ़िया सा वहां पे मैंने चित्र बनाया हुआ है, मैं यहाँ पर दोबारा बनाने का काम कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। मैं इस तरीके से बताऊंगा इन चीजों को कि आपके दिमाग में बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें को समझ में आ जाए। ये मान लीजिए ओवम, पहली बात तो आपको बता दें कि ये जो जेंडर होता है वो लड़कियों में आपको देखने को मिलता है, और जो स्पर्म होता है वो लड़कों में देखने को मिलता है। आपको पता होगा, इतनी तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी होनी चाहिए। समझिए थोड़ा सा, जो ओवम होता है, जो ओवम की बात कर रहे हैं, ये जो पीरियड जो साइकिल होता है लड़कियों का, आपको बता दें जो पीरियड साइकिल होता है उसी में ये जो आपका, इसको अंडा भी बोल सकते हैं, ओवरी भी बोल सकते हैं, इस प्रकार के नाम आपको देखने को मिलता है। पर मंथ इनका जो लड़कियों का होता है, लड़कियों को पर मंथ में 1 अंडा रिलीज होता है। और यह अंडा जो रिलीज होता है, अंडा रिलीज किसके लिए होता है भैया जी? क्योंकि यह स्पर्म से क्रिया करे, स्पर्म इसके अंदर जाए और एक युग्मज का निर्माण करे, युग्मज का निर्माण होकर एक बच्चे का निर्माण करे, यानी एक नई जनरेशन उत्पन्न करने का काम करेगा। जिस प्रकार मैंने आपको पिछले भाग में बताया कि कोशिका टूटकर एक ये मदर सेल थी और ये डॉटर सेल थी, यानी अपनी जो प्रजाति को बढ़ाने का काम, यानी एक नई जनरेशन बनाने का काम इसमें कर रही थी। इसी प्रकार इसमें होता है। तो जो लड़कियां होती हैं उनका क्या होता है, पीरियड जो साइकिल होता है उसमें प्रत्येक मंथ में 1 अंडा निकलता है, प्रत्येक मंथ। आप समझिए, अगर ये स्पर्म इस अंडे के अंदर चला जाएगा, समझिएगा थोड़ा सा, स्पर्म के बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने का काम कर रहा हूँ कि जो स्पर्म होता है वो इस प्रकार की आकृति का होता है और इसके पीछे एक पूंछ पाई जाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण होती है, मैं आपको बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि इसकी पूंछ नहीं होगी, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को बच्चे ना होने की शिकायत हो जाती है। उसका कारण यह होता है, उसका एक कारण यह भी कि क्या पता जो स्पर्म हो, स्पर्म की पूंछ जो होती है वो कहीं ना कहीं छोटी हो,
या आधी हो या कम हो, यानी जो ये जो पूंछ होती है ना, ये ट्रैवल का काम करती है, यानी इसका जो मेन इंजन है ना, चलने का काम यही करता है। एक आपको बता दें कि जो स्पर्म है आपका, ये स्पर्म ये आप जो क्या बोलते हैं गर्ल्स में आपके बॉडी पार्ट में जाकर इस प्रकार क्या बोलते हैं चलने का काम जो करती है वो पूंछ करती है। कौन करता है? स्पर्म की जो पूंछ होती है वह चलने का काम करती है। इसके बाद मैं ओवरी के बारे में आपको बताने का काम कर रहा हूँगा कि ये प्रत्येक मंथ में लड़कियों का जो पीरियड साइकिल होता है उसमें प्रत्येक मंथ में एक अंडा निकलता है, और यह अंडा जब इससे स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है तो एक नई जनरेशन यानी युग्मज का निर्माण होता है। युग्मज के बाद आपको बता दें कि एक नई जनरेशन यानी बच्चे का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं होता है कि जो क्या बोलते हैं आपसे समझ, थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा समझने का काम करेंगे। कृपया करके कमेंट में गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जामिनर आजकल इससे बहुत ज्यादा एग्जाम पूछने का काम कर रही है। मान लीजिए एग है जो फर्टिलाइज नहीं हुआ, यानी स्पर्म है जो ओवरी से आकर या अंडे से नहीं मिल पाया, तो क्या होगा? भैया जी आपको बता दें कि प्रत्येक जो मंथ होता है जो आपको बता दें यह जो अंडा होता है ये खराब होकर निकल जाता है, जिसको आपको बता दें कि ब्लीडिंग वगैरह जो रिसाइकिल बोलते हैं कि पीरियड की जो रिसाइकिल में होते हैं उसको ब्लीडिंग वगैरह में वह निकल जाता है। अगर यह फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइज होकर एक नई जनरेशन बनाने का काम करता है। आपको बता दिया मैंने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार ग्रुप डी में अभी 2022 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। 2022 का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। 2022 में यह कहने का काम किया उन्होंने कि ये स्पर्म है जो स्पर्म है ये इसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं भैया जी? पूंछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूंछ बोलती है। बहुत महत्वपूर्ण होती है, यह ट्रैवल करने का काम करती है। अब समझिए इसको थोड़ा सा और आगे मैं समझाने का काम करूंगा चित्र के माध्यम से। मान लीजिए ये अंडाशय है या अंडा है। अंडे के बाद ये जो स्पर्म है ये जाते जाते वो इसको अंदर चला गया यानी फर्टिलाइज हो गया। अब जैसे ही एक स्पर्म, समझिए आप जो बॉयज होते हैं वो लाखों करोड़ों की संख्या में एक स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं एक बार में लाखों की संख्या में स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और उनमें से एक स्पर्म जो होता है वो ओवरी यानी क्या बोलते हैं आपका अंडा होता है। अंडा को फर्टिलाइज करने का काम करता है। लाखों स्पर्म निकलने के बाद सिर्फ एक अंडे से एक स्पर्म फर्टिलाइज एग को करने का काम करता है। लाखों स्पर्म में से समझिए आप लोग थोड़ा सा मैं क्या कहने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि इनके जो माध्यम में बहुत सारी कह सकते हैं आप लोग बहुत सारी प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो स्पर्म है लाखों में से गया और कोई ना कोई हो जाएगा। उसमें क्या है बहुत ज़्यादा आगे में जो चैप्टर आएगा जननन आएगा चैप्टर में उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का काम करूँगा। अभी जब स्पर्म और ओवम की जब बात आई है तो मैं आपको थोड़ा सा बताने का काम कर रहा हूँ। जब जनन आएगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को बढ़िया तरीके से पढ़ने का काम करेंगे। आगे समझिए थोड़ा सा कि जब जो फर्टिलाइज एग हो जाता है तो आपको बता दें एक अंडे में एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। ऐसा नहीं है कि एक स्पर्म चला गया उसके बाद दूसरा भी निकल आया। जैसे ही एक स्पर्म एंटर करता है तो इसकी जो पूंछ होती है वो निकलकर टूट जाती है। केवल एक जो आगे वाला भाग होता है यानी जो ये वाला भाग होता है वही एग के अंदर जाता है और अंदर जाकर यह युग्मक का निर्माण कर लेता है। युग्मक का निर्माण ऐसे दो इस तरीके से इस प्रकार से ये जाते ऐसे फैलोपियन ट्यूब से होते ये कहाँ पर गर्भाशय में जाके स्थिर हो जाता है। गर्भाशय में जाकर यह स्थित हो जाता है यानी वहां पर स्थापित हो जाता है। स्थापित होने के बाद वह माता के पेट में पलने का काम करता है। अब मैं आपको यह बताने का काम कर रहा हूँगा कि जब जो एग आपने सुना होगा कि जुड़वा बच्चे किस प्रकार होने का काम करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बार पूछने का काम किया था। एग्जामिनर आपसे ऐसे क्वेश्चन करता है जो आपको जिस चीज की नॉलेज होना चाहिए। आप लोग आजकल के विद्यार्थी हैं, आप लोग को इन सारी बातों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। आप लोग जब तक जानकारी नहीं रखेंगे तो आपको कोई चीज का पता नहीं रहेगा। आपको बता दें जब लाखों स्पर्म निकलते हैं तो एक अंडा को फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइज करके युग्मज का निर्माण होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह बना था कि
एक अंडा और एक स्पर्म मिलकर किस चीज का निर्माण करते हैं? तो किसका निर्माण करते हैं? युग्मज का निर्माण करते हैं। इसको पॉइंट बाय पॉइंट डालने के बाद आप लोग थोड़ा सा पढ़ने का काम करेंगे, है ना। उसको पॉइंट बाय पॉइंट डाल के अपने नोट्सों में लिखते जाइए आप लोग। तो एक स्पर्म और एक अंडा से जो मिलेगा उसको क्या निर्माण करेगा? एक युग्मज का निर्माण करेगा। युग्मज का निर्माण फॉलोपियन ट्यूब से होते हुए यह युग्मज एक गर्भाशय में जाके स्थापित हो जाएगा। स्थापित होने के बाद एक नई जनरेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताया था ट्विंस जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा ऐसा हो जाता है कि अंडा जो आपका बोलते हैं पीरियड साइकिल में एक ना निकल कर कभी कभी दो निकल आते हैं। और या फिर आप एस्ट्रोलाइट वगैरह का जो दवा वगैरह होती है एस्ट्रोलाइट वगैरह का प्रयोग करते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है कि एक ना अंडा निकल कर दो अंडा निकल आते हैं। जब दो अंडे निकल आते हैं तो क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो एक दो अंडों को फर्टिलाइज कर लेता है। जो जुड़वे बच्चे भी होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी एक शकल के होते हैं। तो वो क्या होता है, एक स्पर्म होता है और दो अंडे होते हैं। एक स्पर्म होता है और दो अंडे होते हैं, तो वो एक शकल के हो जाते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि शकल भी अलग होगी, एक लड़का होगा एक लड़की होगी, तो एक स्पर्म होगा एक अंडा होगा, एक स्पर्म अलग होगा और एक अंडा अलग होगा। बहुत प्रकार के आपको डबल मैं बता रहा हूँ, जब जनन आएगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझाने का काम कर रहा हूँ आपको। अब समझिए, तो आपको मैंने ओवम बता दिया, स्पर्म बता दिया, और जो डिटेल रह जाती है वो मैं आपको जनन का जब चैप्टर आगे आएगा तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा क्रॉस किस प्रकार होगा। समझिए, थोड़ा सा क्रॉस के बारे में बताने का काम करना था मुझे। अब समझिए क्रॉस किस प्रकार। मान लीजिए ये बॉय और ये गर्ल्स, तो भैया जी जो गुणसूत्र होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, जो लड़का होता है, लड़की में कौन से होते हैं? XY गुणसूत्र होता है, और लड़कियों में XX होते हैं। किस प्रकार क्रॉस होगा आप समझिए थोड़ा सा। अब मान लीजिए लड़का का X और लड़की का X मिला, तो समझिएगा एक X लड़के का और एक X लड़की का। और आपको बता दिया मैंने कि जो XX जनरेशन होती है वो लड़की की जनरेशन होती है, तो किसका जन्म होगा? कहना सर जी गर्ल्स का जन्म होगा, नहीं लड़की का। किसका जन्म होगा? लड़की का जन्म होगा। मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि जब लड़के यानी जो Y क्रोमोसोम है और ये गर्ल्स का X है, क्योंकि भैया जी गर्ल्स के पास तो X ही होता है। जो लड़का पैदा करने की जो क्षमता होती है वो केवल और केवल लड़कों में होती है। तो ये Y हो गया और ये X हो गया, तो किसका निर्माण हो जाएगा भैया जी? कहना सर जी लड़की का, यानी Y का निर्माण होगा, यानी जो बच्चा होगा वो इसी को क्रॉसिंग बोलते हैं। इसी को मैं समझाने का काम करूंगा आपको जनरल में बहुत बढ़िया तरीके से। अब आपने देखा होगा कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनके बारे में भी कि किस प्रकार से वह हो जाते हैं, मैं आपको बहुत प्रत्येक तरीके की जानकारी आगे के दूंगा। अब आपको थोड़ा सा इस चीज को स्क्रीनशॉट लीजिए, उस चित्र को बहुत बेहतरीन तरीके से बना लीजिए। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि XX मिलकर किसका निर्माण होता है और XY मिलकर किसका निर्माण होता है। अब आगे बात करेंगे सिंड्रोम की। शिकायत जब समस्या हो जाती है गुणसूत्रों में, मान लीजिए समझिए थोड़ा सा 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये XX और ये XY। अब आप लोग बताइए कमेंट में XY किसके होते हैं और XX? कहना सर जी XX आपने बताया था गर्ल्स और बॉयज। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी 46 और उनमें भी 46, क्योंकि एक आम आदमी में 46 गुणसूत्रों की संख्या मैंने बताया था आप लोगों को। क्रॉस होगा जब, तो समझिएगा इसके 22 इसके 22 दोनों मिलकर कितने हो गए? 44 प्लस 2 रहते हैं, तो कितना होगा? 46 गुणसूत्रों का निर्माण हो जाता है। अब समस्या कब आ जाती है? अब मैं आपको आगे समझाने का काम करूंगा। इसी टॉपिक से आगे उठकर काम चलता है। इसी टॉपिक के बाद आगे उठने वाली बातें होती हैं उसको समझाऊंगा। इसको नाम है सिंड्रोम, ठीक है ना। सिंड्रोम जो क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को हम अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं, जिसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभार आते हैं। यानी किस प्रकार के लक्षण मैं आपको बता सकता हूँ, समझ सकते हैं हम लोग। यानी ना ही वह लड़का रहे, ट्रांसजेंडर। समझिए थोड़ा सा मैं बताने का काम कर रहा हूँ, जिसका नाम मतलब इस प्रकार की समस्या हो जाती है, यानी गुणसूत्रों के जो समस्या हो जाती है उसी से ट्रांसजेंडर का निर्माण होता है, वही ट्रांसजेंडर होते हैं।
क्या पता उससे 46 गुणसूत्र होते हैं तो 47 हो जाए, 47 48 हो जाए, यानी उसे बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। मान लो कि 44 ही बचे, क्या पता 42 ही हो जाए। तो इस प्रकार किसकी हो जाते हैं इस प्रकार। अब समझिए टर्नर सिंड्रोम, पहला सिंड्रोम जो होता है, इन 4 सिंड्रोम के अलावा कोई 5वां होता ही नहीं है। ये 4 ही सिंड्रोम की शिकायत होती है, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो छिंगा हो, चाहे उसकी आंखों का मतलब कोई भी प्रकार की अलग अंग निकला हो, किसी भी प्रकार, मान लो ओंठ बड़ा हो यानी गला बहुत निकला आया हो, इस प्रकार की जो समस्याएं अपने को देखने को मिलती हैं वो इन्हीं सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलती है। बस यही सिंड्रोम है जो होने का काम करता है। ये सिंड्रोम की शिकायत आप समझिए 2 से 3 मंथ का जब बेबी होता है तभी उसके लिंग का निर्धारण होता है कि वो लड़का होगा कि लड़की होगा, यानी लगभग तीसरे मंथ में या निर्धारण 3 से 4था मंथ होता है उसमें निर्धारित होता है कि ये जो लड़का बनना है कि लड़की बनना है, तभी पता चल जाता है। समस्या तो जब हो जाती है कि हो रहा होता है लड़के का निर्माण और उसके बाद जो कोशिका यानी जो विकास होता है वो लड़की का हो जाता है। ट्रांसजेंडर का इस प्रकार निर्माण होने का काम करता है। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोमों की संख्या 45 हो जाती है। क्या पता ऐसा होगा कोई समस्या होने के कारण जो सिंड्रोमों की संख्या 46 न होकर 45 रह गई। तो कहना सर जब 45 हो जाती है तो कहना क्या हो जाता है, यह केवल और केवल स्त्रियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट लिखने का काम करेंगे मेरे भैया। आपको बता दें कि इनको बहुत महत्वपूर्ण लिख दें, अधिक से अधिक पूछने जाने वाले प्रश्न हैं। अक्सर आपको बता दें आरआरबी की तो यह फेवरेट है, इसके बाद तुम्हारा बता दें, इसके बाद एसएससी और इसके बाद आपका हम बता दें यूपीएससी में तक पूछे जाते हैं। यूपीएससी के तक इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इसमें यूपीएससी से क्वेश्चन उठा था कि बताइए कि डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम के बारे में यूपीएससी में पूछा गया था। समझिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है, जब भी मैं आपको बता रहा हूँ समझो। क्या है टर्नर सिंड्रोम जो होता है, टर्नर सिंड्रोम 45 क्रोमोसोमों की संख्या किसमें होती है जो कि केवल स्त्रियों में पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? क्या नसजी टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। जो टर्नर सिंड्रोम होता है, जो क्रोमोसोमों की संख्या 45 हो जाती है, यह केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं, इसको टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे हम, इसको बोलते हैं क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, बहुत महत्वपूर्ण। इसमें क्रोमोसोमों की संख्या 47 हो जाती है, यह केवल पुरुषों में होता है। केवल यह किस में होता है? क्या सर जी, हमारे सर जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था कि 47 जो गुणसूत्र होते हैं यह केवल और केवल पुरुषों में आपको देखने को मिलेगा। किसमें? यह रोग केवल और केवल पुरुषों में होता है। लेकिन इसके जो चांसेस है ना के बराबर होते हैं, मतलब पूरी जनसंख्या में से लगभग 1% और क्या पता 0.5% इस प्रकार की जनसंख्या, लेकिन इनको बहुत मात्रा में देखा गया है, जिसको डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम बोल सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। टर्नर सिंड्रोम ये बहुत कम देखने को मिलता है, ये भी मिलता है लेकिन ना के बराबर, लेकिन ये दोनों सिंड्रोम होते हैं अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसमें जो क्रोमोसोमों की संख्या है वो 47 हो जाती है, यह मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। कौन सा सिंड्रोम हो सकता है? इसमें जो डाउन सिंड्रोम, क्या बोलते हैं भैया जी? इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 रह जाती है, मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें शरीर बेडॉल हो जाता है, व्यक्ति को मंगोलाइड भी कहते हैं, यानी ऐसे व्यक्तियों को मंगोलाइड भी कहते हैं। इसे ट्रांसजेंडर कहने का काम कर रहे हैं, यानी जो कहते हैं शरीर हो लड़की वाला और जो अंदर की जो भावना होती है वो लड़कों वाली। समझो थोड़ा सा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। इसके बाद आ गया पटाउ सिंड्रोम। आपका पटाउ सिंड्रोम में इसमें क्रोमोसोमों की संख्या 47 होती है, यह तथा मेल तथा फीमेल दोनों में आपको देखने को मिलता है। किसमें? मेल तथा फीमेल दोनों में आपको देखने को मिलता है, तो पटाउ सिंड्रोम होगा। पटाउ सिंड्रोम होने के बाद इसमें जो बच्चा हो जाता है उसमें मंद बुद्धि बच्चा हो जाता है। जैसे कि इसका एक उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, आप बता सकते हैं इसका उदाहरण। कोई मिल गया में जो हीरो है ना, उसको यही सिंड्रोम हो जाता है। तो सुनता है पटाउ सिंड्रोम, उसमें क्या होता है? मंद बुद्धि, यानी जो बुद्धि से कमजोर हो जाते हैं। तो यह सिंड्रोम कौन सा था? 47 सिंड्रोम होता है। इसमें मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें बच्चा जो होता है मंद बुद्धि होने लगता है। एक नोट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लिखने का काम करेंगे। विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। कौन कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है? तो कहना सर जी हमें, कहना भैया जी हमें सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है, उसका नाम क्या होता है? विषाणु। आप समझिए थोड़ा सा। आप लोगों ने बहुत व्यक्तियों को देखा होगा कि उनकी 5 उंगलियां होती है, 6 उंगलियां होती है। कितनी होती है?
6 जिनको छिंगा वगैरह कुछ ऐसे नामों से पुकारा जाता है। तो आपको बता दें यही सिंड्रोम, यानी ये तो 47 हो गया, 46 ही होना चाहिए, लेकिन लगभग में एक आध थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर आ जाता है तो इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिलती है। तो मैं आशा करता हूँ ये चैप्टर है ना बहुत बेहतरीन तरीके से समाप्त हो गया है, बढ़िया तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। एक भी क्वेश्चन यहाँ से निकल नहीं सकता, मैं बता दूं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो और कहीं से आ जाए। पूरा मटेरियल यही का यही, डिटो का डिटो, क्वेश्चन डिटो का डिटो आपको देखने को मिलेगा। मैं हर चैप्टर के लास्ट में ही मैं यही कहता हूँ कि आपको मेरा सपोर्ट, जैसे मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ आप लोगों को भी मेरा सपोर्ट करना चाहिए। आप लोगों को भी क्या बोल सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी और डेली क्लासें लेनी पड़ेगी। जिन विद्यार्थियों ने पुरानी क्लासें ना ली हूँ उनको पुरानी क्लासें लेना है, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुई है, लगभग 3-4 ही क्लासें अभी हुई हैं। बढ़िया बेहतरीन तरीके XYZ बाहुबली बैच है, आपको बाहुबली के समय बनाकर छोड़ेंगे हम लोग भी, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ ही समय में बहुत बड़ी टीम आपके साथ काम करेगी। तो आपको बता दें कि आपको अब क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करके आना है अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।